नमस्कार, लोकतंत्र में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रविंद्र सिंह। आज बात करेंगे G20 में भारत की चुनौती को लेकर। इंडोनेशिया के बाली में G20 समिट शुरू हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित कई देशों के नेता या तो वहां पहुंच चुके हैं या फिर पहुंचने वाले हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और चीनी प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के बीच तो पहली मुलाकात भी हो गई है। प्रधानमंत्री मोदी समिट के दौरान G20 समूह के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। प्रधानमंत्री ऊर्जा, सुरक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य और पर्यावरण समेत अनेक मुद्दों पर द्विपक्षीय चर्चा करेंगे। भारत आधिकारिक तौर पर 1 दिसंबर 2022 से G20 की अध्यक्षता ग्रहण करेगा। पीएम ने कहा कि मैं अगले साल G20 शिखर सम्मेलन में साथी सदस्यों को भारत आने का व्यक्तिगत निमंत्रण दूंगा। खबर देखिए, फिर आगे बढ़ते हैं। G20 बैठक के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाली में अपने 45 घंटे के दौरे के दौरान 20 कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। इस दौरान वो 10 से ज्यादा दूसरे देशों के नेताओं से मुलाकात करेंगे। बाली शिखर सम्मेलन के लिए रवाना होने से पहले पीएम मोदी ने कहा कि वो समिट में वैश्विक चिंता के प्रमुख मुद्दों जैसे वैश्विक विकास, खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा जैसे विषयों को उठाएंगे। पीएम मोदी ने ये भी कहा कि G20 शिखर सम्मेलन में साथी देशों के साथ बातचीत के दौरान वो भारत की उपलब्धियों और वैश्विक चुनौतियों का सामूहिक रूप से समाधान करने के लिए देश की अटूट प्रतिबद्धता को बताएंगे। भारत आधिकारिक तौर पर 1 दिसंबर 2022 से G20 की अध्यक्षता ग्रहण करेगा। पीएम ने कहा कि मैं अगले साल G20 शिखर सम्मेलन में साथी सदस्यों को भारत आने का व्यक्तिगत निमंत्रण दूंगा। पीएम मोदी ने कहा कि भारत के लिए G20 की अध्यक्षता करना एक गौरव का क्षण होगा। उन्होंने आगे कहा कि भारत में G20 सम्मेलन वसुदेव कुटुंबकम या एक धरती एक परिवार एक भविष्य थीम पर ही आयोजित होगा। भारतीय विदेश मंत्रालय के मुताबिक मोदी ब्रिटिश पीएम ऋषि सुनक और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ बैठक करेंगे। इस दौरान मोदी ब्रिटिश पीएम सुनक से दोनों देशों के बीच होने वाली फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी FTA को लेकर बातचीत करेंगे। इस मुलाकात में बायलैटरल रिलेशंस को लेकर तय रोड मैप 2030 पर बड़ा फैसला लिया जा सकता है। पीएम इस दौरान इंडोनेशिया के डायस्पोरा में भारतीय प्रवासियों से भी मुलाकात करेंगे। उधर समिट से इतर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और चीनी प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के बीच हुई मुलाकात को काफी अहम माना जा रहा है। इस मुलाकात को देखकर एक तरफ जानकार हैरान हैं, तो दूसरी तरफ बदलते रिश्तों को एक बड़ा इशारा भी मान रहे हैं। पिछले कई सालों से चीन और अमेरिका के बीच सिर्फ तकरार देखने को मिली है। ताइवान मुद्दे को लेकर तो आरोप प्रत्यारोप का एक अलग ही दौर देखने को मिला था, लेकिन उस तनाव के बीच सोमवार को जो बाइडेन ने शी जिनपिंग से मुलाकात की। उस मुलाकात के बाद जो बाइडेन ने कहा कि अमेरिका और चीन बातचीत कर मतभेदों को दूर कर सकते हैं। वहीं शी जिनपिंग ने भी कहा कि वो हर मुद्दे पर बातचीत को तैयार हैं, जिससे अमेरिका के साथ रिश्ते सुधर सकें। अब ये बदला हुआ रुख दुनिया को काफी कुछ सोचने पर मजबूर कर रहा है। बड़ी बात यह है कि जो बाइडेन से तो जिनपिंग की करीब 11 साल बाद मुलाकात हुई है। पिछली बार जब दोनों नेता मिले थे तब बाइडेन उपराष्ट्रपति थे। उस समय दोनों नेताओं की मुलाकात करीब 85 मिनट तक चली थी, लेकिन उसके बाद रिश्ते बिगड़ते चले गए और बातचीत का सिलसिला भी थम गया। हाल ही में ताइवान को लेकर अमेरिका और चीन के बीच काफी तकरार देखने को मिल गई थी। हालात ऐसे बन गए थे कि चीन ने अमेरिका को परिणाम भुगतने की धमकी तक दे डाली थी। उस समय अमेरिका ने स्पष्ट स्टैंड लेते हुए कहा था कि ताइवान के हितों की रक्षा की जाएगी। इसी वजह से चीन ज्यादा नाराज हुआ था, लेकिन अब उस नाराजगी के बीच जो बाइडेन और शी जिनपिंग के बीच मुलाकात हो गई है। बातचीत का सिलसिला भी शुरू हुआ। रिश्ते सुधरते हैं या नहीं, आने वाले समय में साफ हो जाएगा। ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक अस्थिरता और वैश्विक महंगाई का मुद्दा उठाएंगे। वो इसके लिए समन्वित वैश्विक कार्रवाई के लिए सभी साथी नेताओं से चर्चा भी करेंगे। सुनक रूस के गैस आवंटन पर रोक का मामला भी बैठक में रखेंगे। इसके साथ ही वो काला सागर अनाज के नवीनीकरण की पहल पर भी बात करेंगे। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अपनी हत्या का डर बताते हुए G20 समिट में शामिल नहीं होने का फैसला लिया है। पुतिन के सलाहकार रह चुके सरगोई मार्कोव ने G20 सम्मेलन में पुतिन के न जाने की 3 प्रमुख वजहें बताई हैं। सरगेई मार्कोव ने G20 में जाने पर पुतिन के साथ 3 साजिशों की आशंका जाहिर करते हुए अमेरिका, ब्रिटेन और यूक्रेन को घेरा है। उनका कहना है कि अमेरिका, ब्रिटेन और यूक्रेन की स्पेशल फोर्सेस के हाथों पुतिन को मारने की कोशिश किए जाने की आशंका है। मार्कोव ने आशंका जताई है कि कुछ विकलांग सामाजिक कार्यकर्ता पुतिन को गिरा सकते हैं, जैसे कि ये दुर्घटनावश हुआ हो।
और दुनिया भर की मीडिया इस तस्वीर को खींचकर ये कैप्शन लगाएगी, रूस का राष्ट्रपति चारों खाने चित। उन्होंने कहा कि कुछ पश्चिमी देश ऐसी ही योजना बना रहे हैं। दरअसल खेरसान में हार के बाद एक महान देश के रूप में रूस की स्थिति सवालों के घेरे में है। आपको बता दें कि G20 समूह फोरम में दुनिया के डेवलपिंग इकोनॉमी वाले 20 देश हैं। अमेरिका, चीन, रूस, इंग्लैंड और भारत के अलावा इस फोरम में अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी और इटली समेत दूसरे देश शामिल हैं। G20 अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग का मुख्य फोरम है, क्योंकि इसके सदस्य देशों के पास दुनिया की जीडीपी का 85% हिस्सा है। इसमें दुनिया का 75% इंटरनेशनल ट्रेड भी शामिल है। इन देशों में दुनिया की 2/3 जनसंख्या रहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN न्यूज। अब कई लोग तो कह रहे हैं कि भारत के सामने एक बड़ी चुनौती है और कई लोग कह रहे हैं कि भारत के सामने एक बड़ा अवसर है। तो चुनौती और अवसर के खेल को समझने की कोशिश करेंगे। असल में भारत के सामने क्या है स्थिति। 4 खास मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हैं। अश्विनी शाही, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, चंद्रेश कुमार सिंह, प्रवक्ता कांग्रेस, जितेंद्र त्रिपाठी पूर्व राजनयिक के तौर पर हमारे साथ जुड़े हैं और अमन अग्रवाल अर्थशास्त्री के तौर पर हमारे साथ जुड़े हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं सर। और जितेंद्र जी, आपसे शुरुआत करना चाहेंगे और थोड़ा सा समझना चाहेंगे, क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं चुनौतियां हैं और कुछ लोग कह रहे हैं अवसर हैं। असल में क्या है? देखिए, अगर आप गहराई से इसको देखें तो चुनौती और अवसर दोनों चीज। अवसर इसलिए है कि भारत अब इसकी अध्यक्षता उसको 1 दिसंबर से मिलेगी। उससे पहले होने वाले इस समिट में वो एक था ले सकता है समिट या ये कितना किस हद तक किस विचार में लागू है। तो उसके हिसाब से क्या होगा कि हमें अब जब हम अपनी अध्यक्षता करेंगे और 1 साल के लिए करेंगे और इसी दौरान तमाम सम्मेलन होंगे विदेश मंत्री लेवल, वित्त मंत्री लेवल पे, और उसके बाद फिर समिट होगी, तो हमें ये मौका मिल जाएगा कि हम किस तरह से अपनी नीतियां बनाएं या किस तरह से 20 में हम बात रह सकते। ये तो चुनौती है कि देखिए, ऐसे ये समिट होती है जब रूस और यूक्रेन का झगड़ा, जब चीन के साथ इंडो पैसिफिक में अमेरिका उलझा हुआ है, जब आर्मेनिया और अजरबैजान के झगड़े चल रहे हैं, जब सीरिया में अभी शांति हुई है, झगड़े हैं, जब ईरान की एक धमकी, ईरान का एक थे दुनिया के सामने है, जब तेल समस्या है और सारी रिलेशन से जूझ रहे अमेरिका समेत, ऐसे में हमारे ये इस सब का असर पड़ेगा और हमारे लिए हो जाती है कि हम अपनी मल्टीपलिज्म की नीति को कब तक बरकरार रखें, कहाँ तक बरकरार रखें। आगे संभावनाएं जो है जैसे तेल के उत्पादन को लेकर के हो सकती हैं, हो सकता है कल कुछ और बड़ा हो जाए, इसके ऊपर जो वो कटौती करेंगे, प्राइसिंग कटौती करेंगे, तो उस सब को लेकर के हमारे तो ये भी चुनौतियां होंगी। देखिए कि आज के समय इंडिपेंडेंट एजुकेशन में कोई दुनिया में कहीं कुछ होता है तो उसका हमारे ऊपर या हमारे है, तो उसका दुनिया में पड़ेगा तरह से प्रकार। ठीक, तो वो चुनौतियां तो हम देंगी और वो सभी झेल रहे हैं। ठीक है जी। अमन जी, आपसे भी थोड़ा, चूंकि आप एक अर्थशास्त्री हैं, बेहतर तरीके से आपने सारी चीजों को तब से लेकर अब तक के भारत को देखा भी है, समझा भी है, और क्या क्या परिवर्तन आए, किस तरह से कूटनीति चीजें बदली हैं, इसको हम थोड़ा सा आपसे समझना चाहेंगे। थोड़ा सा ये बताइए, एक अर्थशास्त्री के रूप में अगर आप इसको समझना चाहें, या जो बदलती परिस्थितियां हैं उसमें भारत कहाँ खड़ा और कितना बड़ा अवसर है उसके लिए। नहीं, देखिए, मुझे लगता है कि आपके पास नाम मेरा अमन अग्रवाल आ रहा है, अश्विनी राणा हूँ मैं। तो आपने जो कहा कि परिस्थितियां जैसे हैं उसके अनुसार कैसा अवसर है या भारत कहाँ खड़ा है, तो भारत आज विश्व में बहुत एक अच्छी जगह पर खड़ा है और उसके लिए एक मौका भी भारत को मिलने वाला है कि
G20 की अध्यक्षता भारत करेगा। लेकिन जो पूरे विश्व में एक माहौल है, उन परिस्थितियों में एक कठिन चुनौतियां भी हैं। जैसे आपने कहा कि चुनौतियां भी, अवसर भी है। तो चुनौतियां इसलिए हैं कि एक युद्ध ऑलरेडी चल रहा है, दूसरी तरफ चीन वियतनाम के साथ भिड़ने के लिए तैयार है, ईरान भी भिड़ने के लिए तैयार है। तो ये युद्ध की परिस्थिति है, उसके कारण से पूरे विश्व में अर्थव्यवस्थाएं जो है वो बहुत ज्यादा पीछे हो रही है। और ये जो समिट है, जो G20 है, उसका मेन फोकस भी अर्थव्यवस्थाओं को आगे लेके जाना, विकासशील और विकसित है। तो जब ऑलरेडी एक युद्ध में है बहुत सारे देश, और अगर और देश आते हैं तो एक बहुत बड़ा संकट हो सकता है। तो उसी युद्ध के कारण, पहले कोविड के कारण, अब युद्ध के कारण बहुत बड़े संकट से बहुत से बड़े ये विकासशील और विकसित से गुजर रहे हैं। खाद की, मतलब खाद्यान्न की प्रॉब्लम है जो है वो उससे गुजर रहे हैं, तेल है, पावर क्राइसिस से जूझ रहे हैं। तो ऐसे में ये जो सारी समस्याएं हैं वैश्विक, उसमें भारत एक अच्छा कर सकता है, भारत लोगों का सहयोग भी कर सकता है, और भारत को अपनी अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए बहुत से मौके भी मिल सकते हैं। यानी खाद्यान्न है तो खाद्यान्न भारत के पास एक्सपोर्ट करने की बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी इस समय है कि हम अपना एग्रीकल्चर जो है उसको बाकी देशों की साथ हम उनको दे सकें। उसके लिए क्या योजनाएं बनेगी वो इस समिट में से कुछ निकलेगा, और अगले ही उसके बाद जब समिट भारत में होगी और तब तक बीच में अलग अलग कॉन्फ्रेंसेज होगी, उसमें बहुत सारी चीजें आएगी। लेकिन कुल मिला के अगर देखे जाए तो भारत के लिए एक अच्छा सुअवसर है, जिसके कारण से कि भारत अपनी बहुत सारी चीजों को, और जब उस वहां पर प्रधानमंत्री भी जा रहे हैं तो बाकी देशों के जो हेड्स हैं उनके साथ वर्चुअल में जो चीजें निकल के आएंगी या जो चीजें सेटल हो सकती है भारत के परिदृश्य में, भारत के फेवर में, वो एक बहुत अच्छा आज मौका है कि भारत उन देशों के साथ 1 to 1 बात करके और अपने लिए एक और स्थिति जो है अच्छी, वहां पर जहां से कुछ लेना है उसकी भी बात होगी, और जिन देशों को सहयोग करना है उसके बारे में भी चर्चा होगी। तो कुल मिला के अच्छे सुखद परिणाम की आशा हम इस समिट से कर सकते हैं। लेकिन एक सवाल और यहाँ बन रहा है, पहले तो दुनिया के सारे देश जो अंतर्राष्ट्रीय देश थे वहां पर भारत की पहचान एक बाजार के रूप में थी। अब तो भारत खुद ही मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, तो ऐसे में भारत को अब बाजार तलाशने की जरूरत है। तो भारत के सामने तो यह सबसे बड़ी चुनौती होगी। नहीं, भारत देखिए, भारत की जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है तो भारत के लिए बाजार भी अवेलेबल है। वो जो देश जो पहले चाइना में जो प्रोडक्शन होती थी उसको खरीदते थे, आज वो हमसे खरीदने के लिए तैयार। जब हम उत्पादन करेंगे एक अच्छा और रिलायबल अमाउंट के ऊपर किसी चीज की अवेलेबिलिटी कराएंगे तो निश्चित रूप से वो हमारे से खरीदेंगे। और उसके लिए आपकी जो डिप्लोमेसी है, जो आपके व्यवहार है, जो आपका संबंध है दूसरों देशों के साथ, वो बहुत मैटर करता है। आप गुंडागर्दी से, दादागिरी से अपना ना सामान बेच सकते हैं ना खरीद सकते हैं। तो हमारे को लगता है कि हमारे देश की जो लीडरशिप है उसका जो व्यवहार कुशलता है और उसकी जो एक्सेप्टेबिलिटी है, उसके कारण से हम इन चीजों से बाहर निकलकर और ये सारी चीजों से आगे जा सकते हैं। ठीक है, अश्विनी शाही जी आपके पास आना चाहेंगे और आपसे समझना चाहेंगे क्या रुख है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आपका, कैसे देख रहे हैं इसको, किस परिदृश्य में देख रहे हैं और किसकी कामयाबी मान रहे हैं? रविंद्र जी देखिए, किसकी कामयाबी, ये अभी आपके इसमें बताया गया 80% जीडीपी और 75% व्यापार के देशों का एक ये सम्मेलन है। और जब से हिंदुस्तान अध्यक्ष हुआ है तो तब से 20-22 साल बीत गए हैं, 22-23 साल, और आज हम उस जगह खड़े हैं जहां चुनौतियां भी हैं भारत के सामने, बड़ा बढ़िया अवसर भी है इस समय, और बहुत सही टाइम पर इसको हिंदुस्तान को इसका जो है अध्यक्ष बनाया जा रहा है, मेजबानी करने का मौका मिल रहा है। इस समय देखिए पूरा विश्व जो है एक आर्थिक मंदी से गुजर रहा है, पूरा विश्व वैश्विक तरीके से जो युद्ध का जो कारण हुआ है। हिंदुस्तान हमेशा वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है और हमेशा जो है माननीय प्रधानमंत्री जी ये कहते हैं कि हमको युद्ध के मार्ग पर नहीं जाना है, बुद्ध के मार्ग पर जाना है। तो आज पूरा विश्व जो है भारत की तरफ टकटकी लगाकर देख रहा है कि कई देश कि ये भारत ही समाधान हो सकता है इन चीजों का। तो ये जितने देश हैं, बहुत बड़े बड़े देश हैं, अब देखिए 80% जीडीपी और 75% व्यापार कम नहीं होता है।
तो ये भारत की तरफ देखने पे इस समय नजर जो देखी जा रही है, भारत की तरफ देख रहे हैं लोग, हर चीज की नजर भारत की तरफ है, आशा की नजर इस समय जो है पूरे विश्व की लगी हुई है। और हमें क्या कही, अभी कोरोना आया, कोरोना के बाद युद्ध की स्थिति आ गई, खाद्य सुरक्षा की बात है, ऊर्जा की बात है, जलवायु परिवर्तन पर हम को बात करना है, स्वास्थ्य पर बात करना है। तो इन सब चीजों को बड़ा महत्वपूर्ण विषय है और इस समय हिंदुस्तान में इसका मेजबानी मिलना बहुत ही शानदार चीज है और इसकी जो है भूरी भूरी प्रशंसा की जानी चाहिए। इसमें न भारतीय जनता पार्टी और न कांग्रेस न कोई दल, इसमें सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान की बात होनी चाहिए, जहां पर आज भारत सिरमौर के तौर पर खड़ा है। जी, अच्छी बात कही। चंद्रेश कुमार जी, कांग्रेस का रुख क्या रहेगा इस पर? निसंदेह भारत G20 की मेजबानी करने जा रहा है, ये हम सब के लिए गौरव की बात है। बाकी वक्ताओं से एक मत मेरा भिन्न है कि भारत के लिए कुछ चुनौतियां हैं। G20 समिट और वर्तमान वैश्विक स्थिति को जब मैं देख रहा हूं, जहां तक मेरी समझ इन चीजों को समझ रही है, मुझे लग रहा है कि भारत के सामने इस वक्त सिर्फ और सिर्फ अवसर है और अवसर ही है, अवसर है, क्योंकि G20 ऐसे देशों का समूह है जो दुनिया की आबादी के 7% है, वैश्विक जीडीपी का 80% नेतृत्व करते हैं और विश्व के व्यापार का 75% शामिल है। ठीक। और ऐसे में भारत एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था है और तेजी से भारत आगे बढ़ने की कोशिश भी कर रहा है। और साथ ही साथ हम देखें तो अमेरिका और रूस में यहाँ पर तानातनी चला है। यूरोपीय कंट्रियों के साथ रूस के संबंध अच्छे नहीं है, चीन और अमेरिका के बीच संबंध अच्छे नहीं है, चीन और ताइवान के बीच अच्छे संबंध नहीं है। तो मुझे लगता है कि यदि भारत सही रणनीति के साथ सही दिशा में कार्य करे तो उसे सिर्फ और सिर्फ अवसर ही अवसर है। मैं एक दो बात जोड़ना चाहूंगा, अश्विनी साई जी को भी बताना चाहूंगा कि जब अमेरिका और चीन में ट्रेड वार चल रहा था, भारत के सामने तब भी बड़ा अवसर था, लेकिन चीन से जितनी अमेरिकी कंपनी शिफ्ट की वो सब जाके बांग्लादेश में शिफ्ट हो गई, भारत में नहीं आई। और जो अमेरिका से चाइनीज कंपनी भी हटी, उसका भी लाभ भारत को नहीं मिला। तो बीच में ऐसे कई अवसर आए जब भारत उसका लाभ नहीं ले पाया। भारत को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की गंभीरता को समझते हुए एक सही रणनीति बनाकर यदि सही दिशा में कार्य करना होगा, और यदि भारत ऐसा करता है तो उसके सामने सिर्फ और सिर्फ अवसर है। और ये वो अवसर है कि इस अवसर का लाभ उठाकर भारत अपने आप को विश्व के सामने महाशक्ति के रूप में स्थापित कर सकता है। पिछले एक साल में हम देखें तो भारतीयों के ऊपर विदेशी कर्ज बढ़ा है और प्रति भारतीय के ऊपर विदेशी कर्ज दोगुना हो गया है। हमारे निर्यात में भी जो इजाफा होने चाहिए वो इजाफा नहीं हुए। स्विस बैंक में भारतीयों का काला धन पिछले 1-2 साल में डबल हो गया। 84% भारतीयों की आय में कमी हुई है और अप्रत्याशित तरीके से कोविड में अर्थव्यवस्था बंद होने के बाद भी अरबपतियों की संख्या 102 से 142 हो गई। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में हम लगातार पीछे जा रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि अभी भारत जो है प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में विश्व की राजनीति और विश्व की वैश्विक अर्थव्यवस्था, अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र को नहीं समझ पा रहा है। डॉलर के कंपेरिजन रुपया लगातार गिरता जा रहा है। वित्त मंत्री कह रही है कि रुपया नहीं गिर रहा है, डॉलर मजबूत हो रहा है। मैं भी अर्थशास्त्र का विद्यार्थी रहा हूँ, सोशल साइंस का स्टडी हमने खूब किया है, इकोनॉमिक्स में मेरा ऑनर्स भी है। भैया अमेरिका के डॉलर की कीमत कभी नहीं गिरती है, डॉलर हमेशा कांस्टेंट होता है और डॉलर के कंपेरिजन दूसरी करेंसी की वैल्यू अप्स डाउन होती रहती है। हमारे बीच अर्थशास्त्री नहीं तो रुपए के गिरने को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आप किस तरह से देख रहे हैं? नुकसान है, फायदा है? नहीं, बिल्कुल। जब भारत का रुपया गिरेगा, हम आयात करेंगे, उसका हमें अधिक पेमेंट करना पड़ेगा, हमारा बैलेंस शीट जो है गड़बड़ होगा। तो निश्चित रूप से रुपये का गिरना कभी से श्रेष्ठ नहीं रहा है। और इनके प्रधानमंत्री और वित्त मंत्रियों का पूर्व बयान देख लीजिए। प्रधानमंत्री जी कहते नहीं, उनका बयान नहीं, मुझे तो आपसे समझना था, क्योंकि आपने कहा अर्थशास्त्र आप अच्छा समझते हैं। अगर रुपया गिर रहा है तो ये फायदेमंद है या नुकसानदेह है देश के लिए? नहीं, हमारे देश से तो कई फायदे। जब रुपया डॉलर के कंपेरिजन टू कमजोर होगा तो स्वाभाविक है कि हमारे लिए नुकसानदायक होगा। कहीं से भी हमारी अर्थव्यवस्था के लिए ठीक नहीं है। किसी भी देश की करेंसी गिर रही है तो उस देश की अर्थव्यवस्था पर उसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। मैं जो बात कहना चाह रहा हूँ कि प्रधानमंत्री जी को, भारतीय जनता पार्टी को अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को समझना चाहिए। आज जब यूरोपियन कंट्रीज और रूस के बीच राजनीतिक संबंध बहुत खराब है, जब चाइना और अमेरिका के बीच राजनीतिक संबंध खराब है, यहाँ तक कि जो है
सऊदी अरब और ईरान के बीच भी संबंध इस समय खराब है। तो सिर्फ और सिर्फ भारत के लिए अवसर ही अवसर है। अब इन अवसरों का लाभ भारत कैसे लेता है, यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिन मजबूत संबंधों की हम बात करते हैं, कई सारे ऐसे अवसर जो हमने गंवा दिए, जिस पर हमें काम करना होगा। जो आप आने वाली कंपनियों की बात की, आपने अमेरिका की बात की, चीन की बात की, और चुनौतियों की बात हो रही, तो उनका चुनौती नहीं है, अवसर ज्यादा है। हालांकि यहाँ पर थोड़ा सा इत्तेफाक रखते आए हमारे साथ अश्विनी राणा जी और जितेंद्र त्रिपाठी जी, उन्होंने कहा कि ये चुनौतियां अवसर दोनों ही हैं। लेकिन अभी हम अश्विनी शाही से जवाब लेना चाहें, क्योंकि चंद्रेश ने कई आरोप भी लगाए, कई चीजें उन्होंने ध्यान दिलाने की कोशिश की। गिरता रुपया है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो अलग अलग देशों से संबंध हैं, इन चीजों पर सवाल खड़े किए। ऐसे में भारत कैसे कह रहा है कि वो बहुत मजबूत स्थिति में है? सवाल यह है कि वहां पर जब अपनी बात रखेगा भारत, तो उसके पास एक ऐसा अवसर होगा जहां पर वो रास्ता खोल भी सकता है, और जरा सा चूके तो वहां पर क्वेश्चन मार्क भी आ सकता है। अश्विनी शाही, देखिए रविंद्र जी, चंद्रेश भाई ने जो है थोड़ा सा जो बात कहते कहते एक राजनीतिक फुट बड़े कुशलता से दे दिया इन्होंने। अच्छी चीज है, करना चाहिए। लेकिन मैं कहता हूं भारत में जो है अभी कोरोना आया, कोरोना जो G20 का उद्देश्य है, उसमें देखिए हम लोगों ने जो वैक्सीन की खुराक पूरे विश्व को देने का काम किया है, G20 के उद्देश्यों में वो भी शामिल है। उसको भी शामिल कीजिए। डिजिटल भुगतान के लिए जो हमारा देश तैयार है, पूरी आवाम तैयार हो चुकी है। ये बड़ा परिवर्तन है। 110% का उछाल पिछले साल के वित्त वर्ष में आया है। ये भी G20 का उद्देश्य है। ये हमारे लिए सारा अवसर है। सिंगल विंडो सिस्टम जो भारत ने लागू किया था, उसमें जो अभी हमारे भाई ने कहा कि लोग सारी कंपनियां बांग्लादेश में चली गई। अरे भाई, सारी कंपनियां क्यों इस तरीके से ग्लोबल स्तर पर हिंदुस्तान का जो है अपमान करते हैं आप लोग राजनीति में? आप पता कीजिए कि कितनी कंपनियां कहाँ गई हैं। उसमें हिंदुस्तान में भी कंपनियां आई हैं, और इन कंपनियों को पकड़ के अपने यहाँ नहीं लगवा लेगा। उनको एनवायरमेंट अपना उनको लगा होगा बांग्लादेश में हमको लगाना चाहिए, जिसको लगा हिंदुस्तान में लगाना, हिंदुस्तान में भी लगाया है। लेकिन आज भारत ने सिंगल विंडो सिस्टम शुरू करने के बाद पहले की लाल फीताशाही जो पिछली सरकारों की थी वो खत्म किया, और आज एक सरल सिस्टम हो गया है। डॉलर और रुपए के लिए आप भी इकोनॉमिक्स का विद्यार्थी आप रहे हैं, लेकिन जो है हमारे अर्थशास्त्री यहाँ बैठे हुए हैं, पूर्व राजनयिक बैठे हुए हैं। हिंदुस्तान ने वो चाल चली है कि धीरे धीरे आज साइलेंट रूप से चाइना भी एक तरह से समर्थन कर रहा है, रशिया तो कर ही रहा है। डॉलर को अमेरिका को डर लग रहा है कि कहीं डॉलर की समाप्ति हिंदुस्तान के साथ मिलकर ये लोग ना कर दें, डॉलर की जो प्रमुख पकड़ है पूरे विश्व में। तो आज हिंदुस्तान वो गेम भी खेल रहा है, और आप लोग डॉलर और रुपया और उस पर लगे हुए हैं कि हिंदुस्तान के नेताओं को, भारतीय जनता पार्टी को कैसे नीचे दिखाया जाए। आज IMF के जो रिकॉर्ड बोल रहे हैं कि हिंदुस्तान 2023 तक एक चौथी अर्थव्यवस्था भी बन सकता है, या 29 तक जो भी है। आज हम चौथे पे पायदान पर हैं, और कर्जदार की बात कर रहे हैं। जापान बहुत बढ़िया विकसित देश है, विश्व का सबसे ज्यादा बड़ा कर्जदार है जापान। ग्रीस उससे बड़ा कर्जदार है। तो ये कर्जदारों की बात मत कीजिए। आज हिंदुस्तान जो है 200 अरब डॉलर अमेरिका को कर्ज देकर बैठा हुआ है। कहाँ आप देख रहे हैं हिंदुस्तान की? उन्होंने भुखमरी इंडेक्स का भी हवाला दिया ना। हाँ, अब मैं भुखमरी इंडेक्स पर बात कर रहा हूँ। देखिए, ये एक्चुअली कांग्रेस के लोग जो है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इनको अब 2.5 राज्यों में समेट कर रख दिया है। तो भुखमरी इंडेक्स किसने बनाया है रविंद्र जी? एक वो देश जिसका कुल जो है, लखनऊ शहर में मैं बैठा हूँ, लखनऊ शहर की आबादी उस पोलैंड की आबादी है जहाँ के NGO ने बनाया है। और हम लोग जितना बारात में खाना छोड़ देते हैं, साल भर खाना उतने में वो लोग खाते होंगे। भुखमरी इंडेक्स में श्रीलंका को भी दिखाया गया था हमसे ऊपर, पाकिस्तान को भी हमसे ऊपर दिखाया गया था। आज परिस्थितियां नहीं, चंद्रेश जी शायद सवाल इसलिए खड़ा करना चाह रहे होंगे क्योंकि 2014 से पहले जो मुद्दे आप उठाते थे वो अब कांग्रेस उठा रही है। गिरते रुपए पे क्या कहा जाता था, भुखमरी इंडेक्स पहले भी था, उस पे क्या कहा जाता था। तब भी मनमोहन सिंह भी यही कहते थे कि छवि खराब करने की कोशिश की जा रही थी, और आज भी यही कहा जा रहा है। जी जी, उस समय हमारा जो रुपए कार्ड है वो निकटवर्ती देशों में एक्सेप्ट नहीं होता था। उस समय की ये इतनी मजबूत अर्थव्यवस्था करने की बात नहीं की जाती थी, सोना गिरवी रखना पड़ता था। ये स्थितियां थी उस समय की। और आज जो है आप उनके समय का रिजर्व नरसिम्हा राव के टाइम की बात कर रहे हैं, रिजर्व उठाकर देखिए। आप PV नरसिम्हा राव के टाइम की बात कर रहे हैं, कांग्रेस की सरकार की बात कर रहा हूं मैं। किसी के टाइम के नाम मैंने नहीं लिया। उन्होंने आखिर मनमोहन सिंह जी वित्त मंत्री थे उस समय, बहुत बड़े अर्थशास्त्री वो भी हैं। चंद्रेश जी तो ऑनर्स और वो गिनवा रहे हैं, लेकिन विश्व के बड़े अर्थशास्त्रियों में है हमारे मनमोहन सिंह जी। लेकिन आज हम मजबूत स्थिति में खड़े हैं, ये कहना चाहते हैं।
आज हमारे पास रिजर्व देखिए आप, हमारे पास कितना है, उस समय कांग्रेस की सरकार में कितना था, ये लोग कहाँ थे। आज जो आर्थिक सुधार हुआ है किस तरीके से, IMF की रिपोर्ट नहीं देखेंगे, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट नहीं देखेंगे, लेकिन हंगर इंडेक्स जरूर देखेंगे ये लोग। तो ये है, ये करने दीजिए, राजनीति लोग कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की यही सबसे बड़ी कमी है कि जब इनको कोई अच्छी सलाह दी जाए तो ये उसमें राजनीति ढूंढने लगते हैं। नहीं, अगर आप इसको सलाह देते तो शायद वो मान लेते, लेकिन आपने आरोप लगा दिया, शायद इसलिए ये दिक्कत आ गई। मैंने जो बातें कही अश्विनी शाही जी उसकी गंभीरता से नहीं समझ पाए। मेरा इशारा इस तरफ था कि आज दुनिया एक कॉन्फ्लिक्ट में उलझी हुई है और दुनिया के तमाम विकसित और विकासशील देश उस कॉन्फ्लिक्ट से गुजर रहे हैं और इन तमाम देशों के साथ भारत के संबंध शुरू से ही अच्छे रहे हैं। इसलिए भारत यदि इसमें अवसर तलाशे तो भारत अपने लिए बहुत बेहतर अवसर बना सकता है और भारत अपने निर्यात को भी बढ़ा सकता है, विदेशी कंपनियों को अपने यहाँ आमंत्रित भी कर सकता है और ऐसे तमाम अवसरों का लाभ उठाते हुए भारत को और मजबूत बना सकता है। अश्विन शाही जी, आप चाहें बातें कितना भी बड़ी बड़ी करिए, यदि आप अपने देश को आर्थिक रूप से मजबूत नहीं कर पाएंगे तो आपका देश कभी भी राजनीतिक, सामरिक और दूसरे रूप से मजबूत नहीं हो सकता। इसलिए क्या रहे हैं हम लोग यही तो कर रहे हैं जो आप चंद्रेश भाई समझा रहे हैं। आज कहाँ खड़े थे, मैं बता रहा हूँ आप कहाँ खड़े थे, आप कहाँ हैं, ये मैं बता रहा हूँ आप कहाँ खड़ा थे और आपके बताने से नहीं होगा, ये विश्व की एजेंसियां बता रही हैं। इसीलिए अश्विनी जी और चंद्रेश जी, इसीलिए चूंकि आप तो पॉलिटिकल बात करेंगे, आपका हक भी बनता है, इसीलिए हमारे साथ मतलब दो बुद्धिमत्ता वाले लोग भी बैठे हैं। प्रवक्ता तो खैर घुमाओ और लच्छेदार भाषा का प्रयोग करता है, अपनी पार्टी की बात करता है। मतलब क्या रविंद्र जी, हम लोग बुद्धि नहीं रखते हैं क्या? आप नहीं, आपने शब्द सुने नहीं पूरे। मैंने कहा आप लोग लच्छेदार भाषा का भी प्रयोग कर लेते हैं, बुद्धिमत्ता के साथ साथ लच्छेदार भाषा का भी प्रयोग कर लेते हैं। तो प्रवक्ता का तो ये काम है, लेकिन हमने इसीलिए दोनों को बैठा रखा है ताकि हम हकीकत और सच्चाई को समझ सकें। हम जाते हैं अश्विनी राणा जी, थोड़ा सा आपसे ये समझना चाहेंगे, क्योंकि डिप्लोमेसी की बात की जाती है जब, तो डिप्लोमेसी की जो दुनिया है वो ट्रेड और टेक्नोलॉजी पर आधारित है। द्विपक्षीय संबंधों की अगर हम बात करें तो वो संबंध स्थायी तो होते नहीं है। तो ऐसे में कहां खड़े हैं, किस तरह से हम अपनी तरक्की को देखें और भारत वहां पर जाकर क्या करेगा? देखिए, आपके साथ द्विपक्षीय समझौते जो एक जैसे हमेशा नहीं होते, बिल्कुल सही है। कारण क्या है कि समय समय पर डिप्लोमेट चेंज होते रहते हैं, सरकारों के अध्यक्ष जो है वो चेंज हो जाते हैं, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति सब चेंज होते रहते हैं। तो जैसे जैसे लोग रहते हैं वैसे वैसे उनकी पॉलिसी रहती है, तो उसके कारण से वो संबंध जो है, लेकिन आज भारत के संबंध बाकी देशों के साथ अच्छे बने हैं तो उसका लाभ भी मिलेगा। लेकिन दिक्कत क्या है कि कुछ बड़े बड़े, अब रशिया के पुतिन जो है वो समिट में नहीं आ रहे क्योंकि वो अपने आप को उस यूक्रेन युद्ध के कारण जो है उससे आना नहीं चाहते। यानी ये बड़े जो देश हैं ये वहां पर बैठकर मान लो कुछ तय भी करेंगे तो बाद में ये अपनी दादागिरी दिखाते हैं। अब ऐसे में छोटे बड़े सभी देशों को मिलाकर उनके साथ सहमति बनाकर उन मुद्दों के ऊपर सहमति बने। अब पर्यावरण है एक बहुत बड़ा इशू है, लेकिन बड़े जो विकासशील देश है वही पर्यावरण की धज्जियां उड़ा रहे हैं, तो उसके कारण से बाकी छोटे जो विकासशील देश है उनको दिक्कत आ रही है। तो विकसित देशों की बात कर रहे हैं हम, तो वो विकसित देशों की बात कर रहे हैं हम। हाँ, जो विकसित देश है वो धज्जियां उड़ा रही है, तो विकासशील देश और इन दोनों को बीच में समन्वय बिठाना, यही तो जो लीडरशिप है उसकी क्वालिटी है। और अध्यक्षता करते हुए भारत अगर इन स्थितियों से ये सारी चीजों को टैकल कर सकता है और सहमति बना सकता है, और पूरे जैसे प्रधानमंत्री ने कहा कि भाई एक विश्व की बात कर रहा है, एक धरती की बात कर रहा है, अगर सब मिलजुल कर कुछ उसके ऊपर प्रयास होता है और उसमें से कुछ निकलता है तो उसमें सभी का भला है, भारत का तो भला सही है। जितेंद्र जी, तो हम इस फोरम को क्या कहें, जन आकांक्षाओं का फोरम कहें या राजकीय आकांक्षाओं का फोरम? आपकी आवाज गूंज रही है। जी, मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि जन आकांक्षाओं का फोरम कहेंगे इसको या राजकीय आकांक्षाओं का फोरम, क्योंकि सब तो अपने अपने हित की बात करते हैं। नहीं, देखिए, ये जो फोरम है, ये फोरम इस मामले में बड़ा अच्छा है कि इसका मुख्य तथ्य जो है, इसका मुख्य ऑब्जेक्टिव उद्देश्य जो है वो आर्थिक
को सामाजिक विकास करना है। ये पॉलिटिकल विकास या जियो स्ट्रेटेजिक विकास से संबंधित नहीं, हालांकि इसमें डिस्कस होगा, क्योंकि आज के जमाने में ये दोनों तरफ बिना इकोनॉमी से विदेश नीति और बिना विदेश नीति या कूटनीति से इकोनॉमी नहीं चल सकती। तो इसलिए दोनों में होगा। मैं ये इसमें अपॉर्चुनिटी जो है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देखिए, जो अभी इंडोनेशिया के विदेश मंत्री ने जो 3 एजेंडा आइटम्स इसमें गिनाए थे, वो थे, पहला था स्ट्रेंथनिंग ग्लोबल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, और जिसमें अब हम बहुत सीख लेकर के जो देखिए, एक तो हमने वैक्सीन में काफी महारत हासिल कर ली है, इसको हमारे कांग्रेस के प्रतिभागी भी मानेंगे कि वैक्सीन हम न खुद हमने वो किया बल्कि दूसरों को भी दिया। दूसरी चीज, कोरोना से सबक ले करके हमने अपने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की बड़ी कोशिश की है और हुआ भी है। तीसरी चीज ये है कि देखिए, दूसरा जो उन्होंने कहा था, इंश्योरिंग एन इंक्लूसिव डिजिटल इकोनॉमी, और मेरे ख्याल से आज की दुनिया में शायद भारत दूसरे नंबर पे है डिजिटल इकोनॉमी के उसमें। जितना डिजिटल इसका प्रयोग भारत में होता है उतना शायद 1 या 2 देशों में होता है, और मैं श्योर हूँ कि उतना ब्रिटेन या अमेरिका में नहीं है। तो इसमें हम और आगे बढ़ सकते हैं, लोगों को बता भी सकते हैं। तीसरा ये प्रोवाइडिंग सस्टेनेबल एनर्जी ट्रांजिशन, मतलब एक एनर्जी से दूसरे एनर्जी की ओर जो सस्टेनेबल हो, वो हमें ले जाने की जरूरत है। और उसमें देखिए, हम अग्रणी हैं, क्योंकि अभी तक तो आणविक थे, हमने देखिए सोलर एनर्जी को टैप करने के लिए, विंड एनर्जी को टैप करने के लिए काफी काम किया है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस इसका एक प्रमाण है जो हमने हो गया। तो वो तो है, मतलब संभावनाएं तो है। अब मैं एक चीज और कहना चाहूंगा अपने माननीय प्रतिभागी चंद्रेश जी से कि मैं मानता हूं कि आप क्योंकि किसी पार्टी के हैं कि उस पार्टी के लाइन पे चलेंगे, नहीं तो आपको पार्टी ना हो सके। और पार्टी ये करती कि जहाँ जाइए दूसरी पार्टी का, वो दोनों पार्टियों के साथ होते, दूसरी पार्टी की आलोचना। लेकिन जैसा कि अश्विनी जी ने कहा है कि कुछ इससे पहले पढ़ लिया करें तो ज्यादा अच्छा। डॉलर के मुकाबले रुपया गिरने की बात है। आप मुझे बता दीजिए कि 212 देशों के विश्व में कौन सा देश ऐसा है जहां की करेंसी नहीं गिर रही? नहीं, मैंने उनसे एक सवाल और भी किया, थोड़ा आप भी मतलब इस पे से पर्दा उठा दीजिए। किसी भी देश की करेंसी डॉलर के मुकाबले गिरती है तो उस देश को फायदा होता है या नुकसान होता है? नहीं, ये तो अश्विनी जी ज्यादा अच्छी तरह बता सकते हैं, और वो दोनों ही होता है, क्योंकि अगर करेंसी गिरती है तो आपको एक्सपोर्ट में फायदा होगा, क्योंकि जितने डॉलर का आपने कोट किया है उतने डॉलर का एक्सपोर्ट करेंगे, तो अगर उतना डॉलर आएगा तो आपके पास ज्यादा रुपए हैं, इम्पोर्ट में नुकसान होगा। तो ये फर्क पड़ता है। दूसरी चीज मैं ये बताना चाहता हूँ कि जैसे इन्होंने कहा कि कंपनियां चीन से निकल करके हमारे पास नहीं है, बांग्लादेश में नहीं। हाँ, अमेरिका की कंपनियां बांग्लादेश चली गई, चीन की कंपनी बांग्लादेश चली गई, भारत क्यों नहीं आई, उन्होंने कहा था। नहीं, ऐसा नहीं हुआ, ये पूरी तरह सही नहीं है। मैं आपको बता दूं, आपने पढ़ा भी होगा कि विश्व का सबसे बड़ा टेलीफोन उत्पादक जो है, मोबाइल फोन, एप्पल जो है, एप्पल की पहले के एडिशन बनाने की कंपनी यहाँ ऑलरेडी ग्रेटर नोएडा में है। और अब इसके बाद एप्पल ने निर्णय किया है कि एप्पल के लेटेस्ट मॉडल भी यहीं पे दिल्ली में ही या एनसीआर में ही बनाए जाएं। ये बहुत बड़ी बात है। तो ये चीजें देखिए, ये थोड़ा सा मतलब जनरलाइज करके हर चीज एकदम स्वीपिंग स्टेटमेंट दे देना वो अच्छा नहीं रहता। ठीक है, आप पार्टी के, लेकिन इस फोरम पे जितेंद्र, जब हम जाते हैं, कोई भी विकासशील देश जाता है अगर, तो उसके पास सिर्फ पिक और चूज का ही तो ऑप्शन होता है। किसका ऑप्शन? पिक और चूज, 2 ऑप्शन दे दिए जाते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप के कि आपको चुनना ही है, आप उस पर कोई अपनी बात ही रख सकते हैं, बस इसके अलावा क्या कर सकते हैं? नहीं, लेकिन पिक और चूज के बीच में यही तो देखिए कि इस वजह से यही एक बड़ी गड़बड़ बात हो गई है कि आइदर यू आर विद अस और यू आर आवर एनिमी, माई वे और हाईवे।
इसके बीच में भी जगह होती है, और अगर आप इसमें सक्षम हैं तो इसके बीच में भी रह करके आप काम कर सकते हैं। जैसा कि अभी हमने देखा है, रूस और चीन दो अलग अलग, रूस और अमेरिका दो अलग अलग खेमे में बटे हुए हैं, लेकिन हम अमेरिका के साथ भी हमारी कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, और रूस से भी हम हथियार ले रहे हैं। रूस से हम तेल ले रहे हैं। अमेरिका जबकि सारी दुनिया को कह रहा है कि रूस से तेल लेने के लिए आप उससे लिमिट लगाएंगे, ये करेंगे, प्राइस कट करेंगे, लेकिन हमें नहीं कर पाया है। रूस से हमने देखिए, रूस से तुर्की ने हथियार लिए, S-400 लिए, जबकि तुर्की नेटो का मेंबर, और अमेरिका ने उसके ऊपर काटरा के तहत प्रतिबंध लगा दिया। हमने भी S-400 लिए हैं, अमेरिका अभी तक प्रतिबंध लगाने की हिम्मत नहीं कर पाया है, क्योंकि कड़वी सच्चाई उसके लिए यह है कि आज एशिया में चीन को घेरने के लिए अगर अमेरिका के पास कोई है तो भारत है, इसलिए वो भारत को नाराज नहीं करना चाहता। अमेरिका को भारत की उतनी ही जरूरत है एशिया में जितनी भारत को अमेरिका में है, अगर ज्यादा नहीं। ठीक है, और कई देशों ने भारत के साथ आगे बढ़कर मतलब हाथ बढ़ाया है। भारत के अवसर क्या है, चुनौतियां क्या है? पॉलिटिकल एंगल से देखा जाए तो पॉलिटिकल एंगल से भी आपको बात समझ में आ रही होगी कि अगर कमियां निकाली जाएं तो किसी भी चीज की कमियां आप निकालते चले जाएंगे, कमियों का क्या है। लेकिन अगर उसके हम पॉजिटिव चीजों की बात करेंगे तो हमें बहुत सारी ऐसी चीजें देखेंगे कि बहुत सारे आयाम, बहुत सारे रास्ते इस वक्त भारत के लिए खुल चुके हैं, और भारत एक सशक्त भारत के तौर पर खड़ा है। और आज जो महाशक्तियां कल तक भारत के सामने चुनौती पेश करती हुई नजर आती थी, आज वो भारत के सामने हाथ फैलाकर खड़ी है कि हम आपसे मित्रता करने के लिए तैयार हैं। भारत पहले बाजार था, और अब भारत के अंदर खुद ऐसी चीजें तैयार हो रही है जो बाकी देश जो है वो भारत से खरीदना चाहते हैं। लेकिन G20 में भारत को अध्यक्षता करने का मौका आगे मिलेगा, उसके अवसर की भी हम तलाश कर रहे हैं। हम ये भी समझ रहे हैं कि आखिर क्या क्या वो अवसर है। और चारों खास मेहमान अश्विनी शाही भारतीय जनता पार्टी से हैं, चंद्रेश कुमार कांग्रेस से, और जितेंद्र त्रिपाठी पूर्व राजनयिक के तौर पर हमारे साथ जुड़े हैं, अश्विनी राणा अर्थशास्त्री के ऊपर। तो अश्विनी जी, चूंकि बात गिरते रुपए को लेकर भी हुई, लेकिन यहां कई सारी चुनौतियों की भी हम बात कर लेते हैं। अभी तो हमने अवसर पर बात करी, लेकिन चुनौतियां ये हैं क्योंकि अब जो परिदृश्य बन रहा है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जाके, रशिया भारत का बहुत अच्छा दोस्त होता था, वो यहां से नदारद है। चीन उसका सबसे अच्छा दोस्त बन गया रशिया का। अब बाइडेन और चीन के जो राष्ट्रपति हैं मुलाकात करने जा रहे हैं, शी जिनपिंग, तो क्या बहुत सारी चीजें यहां भी बदल जाएंगी? देखिए रविंद्र जी, चुनौतियां, सबसे बड़ी एक चुनौती जो आपने उठाया है, बहुत बड़ी चुनौती है कि इन समूह के देशों के बीच में एकता स्थापित करना, और मेजबानी जो करेगा, अध्यक्ष रहेगा, उसकी बहुत भारी जिम्मेदारी होती है। और मुझे लग रहा है आज के वैश्विक परिदृश्य में भारत जो है ऐसे मुकाम पर खड़ा है कि जहां भारत इसमें काफी हद तक सफल हो जाएगा, ये लग रहा है। क्योंकि अभी यहाँ पर चर्चा के बाद बाहर की आप बातें देखें तो भारत की तरफ जैसे नजर उठाकर बाकी देश देख रहे हैं, तो भारत सफल होता हुआ नजर आता है। इसमें एक चीजें और देखिए, क्योंकि ये आर्थिक एक तरह से सम्मेलन है, आर्थिक सम्मेलन में FATF का जो मामला आएगा, जो जिसको फोन पे लोन दिया था हमारे कांग्रेसी सरकार ने, उन आर्थिक भगोड़ों को, चाहे किसी भी देश को हो, उसमें एक दूसरे के देशों में उनको प्रत्यार्पण की आसानी एक बहुत भारी चुनौती थी, उसको भी सुलझा लिया गया है लगभग। तो ये भी एक इसका जो है, इस चुनौतियों का एक मामला है कि इन देशों के बीच में कहीं भी किसी के पास आर्थिक अपराधी अगर भागे हो तो उनको अपना एक दूसरे के प्रति प्रत्यार्पण की बात होती है। तीसरी बात आएगी, जो चुनौतियां आती हैं हिंदुस्तान के सामने, एक समझ लीजिए कि आज के जो विकासशील देश हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान सबसे ऊपर अध्यक्ष बनकर अगर नीचे देख रहा है, तो रसिया जो है, चाइना भी, अमेरिका भी आज ये चाह रहे हैं कि हिंदुस्तान के साथ हम व्यापार को अपने बढ़ाएं। आज अभी रुपए के गिरने की बात हुई, हम रूबल और रुपए में कारोबार करना शुरू कर दिए हैं, तो डॉलर को ऐसे ही खतरा महसूस होने लगा है। चाइना भी चाहता है कि हम चाइना अपने में रूबल और उसमें काम करें। देखिए, कुछ दिन पहले एक यूरो करेंसी बनाई गई, तो यूरो करेंसी क्यों बनाई गई? उस समय भी डॉलर को डर लगा था। तो यूरो के साथ आज जो भारत का प्रदेश और भारत सबका नेतृत्व कर रहा है। कांग्रेस के उस पर मत जाइए, कांग्रेस ने तो उसके जो हम कमल का फूल का टाइप जो बन गया था, उस पर भी सवाल उठा दिया था इन लोगों ने। तो ये लोग कुछ भी आलोचना से नहीं घबराते हैं, और आलोचना का क्या वो अर्थ निकलेगा उस पर भी नहीं जाते हैं।
मगर आज हिंदुस्तान के सामने एक बहुत बेहतर और गौरव का विषय है कि भारत मेजबानी कर रहा है। जितनी चीजें हैं, अभी हमारे जितेंद्र जी ने कहा एप्पल की फैक्ट्री, जितेंद्र जी थोड़ा सा और सुधार करना चाहता हूं मैं आपको। आज जिस पहले हम लोग कोई भी अपना मोबाइल उठाते थे, लिखा रहता था मेड इन चाइना, मेड इन कोरिया, मेड इन ताइवान, लेकिन आज कोई भी चाइना का मोबाइल उठाकर देखिए, उसमें लिखा है मेड इन इंडिया। कोई भी दूसरे देश का उठाकर देखिए, मेड इन इंडिया लिखा है, क्योंकि आज हिंदुस्तान में जो बनाएगा उसी को हम अनुमति देंगे। टेस्ला तो व्यापार तो बढ़ा दिया है चाइना से जी, व्यापार तो बढ़ा दिया चाइना से। देखिए व्यापार अलग चीज होती है, व्यापार बढ़ा दिया, व्यापार बहुत सी चीजों का होता है, सिर्फ मोबाइल का नहीं होता है रविंद्र जी। ठीक है, इसका जवाब हम जितेंद्र जी से ही ले लेते हैं। जितेंद्र जी, WTO का वो है, व्यापार तो बढ़ेगा। जितेंद्र जी जवाब देंगे आपकी बात है। जितेंद्र जी, वो कह रहे हैं कि पहले तो मेड इन चाइना लिखा रहता था, आज मेड इन इंडिया लिखा है, तो वो आपको करेक्ट करना चाह रहे हैं। देखिए बिल्कुल करेक्ट नहीं करना चाह रहा हूँ। जितेंद्र जी की बात में मैं और जोड़ना चाहता हूँ। जितेंद्र जी ने खाली एप्पल की बात की, मैं कह रहा हूँ लगभग 90% मोबाइल हिंदुस्तान में बनने लगे हैं। आत्मनिर्भर भारत की 90%। देखिए अब हम जो हमारे हाथ में है, देखिए अब हम ऐसी हालत में पहुंच गए हैं कि हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं, हम मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, और हमारे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो है फाइनेंशियल या ट्रेड जो विश्वास होता है, ट्रेड होता है दुनिया की कंपनियों का, वो धीरे धीरे आ रहा है। आपने देखा होगा राफेल के लिए भी कंपनी यहाँ पे प्रोडक्शन करने के लिए वो भी समझौता हुआ था। आपने देखा कि हम अब ब्रह्मोस और तरह तरह के मिसाइल और हथियार हम वियतनाम को और भी कई देशों को दे रहे हैं। हम ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग की बात की हमने, यही बात अश्विनी राणा जी से भी पूछी थी, क्योंकि वो शायद बेहतर जवाब दे पाए। अश्विनी जी, हमने इसीलिए सबसे पहला सवाल ये किया था कि जब अब हम क्या है कि मैन्युफैक्चरर हो गए, तो हमें मार्केट तो तलाशना ही होगा, इसीलिए शायद जो सहयोगी मित्र भी उसे तलाशने होंगे कि कहाँ हम अपना मार्केट खोल सकते हैं, ताकि वो और मजबूत स्थिति में भविष्य में पहुंच सके। पिछले दिनों बड़ौदा में, गुजरात में टाटा एयर की एक फैक्ट्री का उद्घाटन हुआ, जहाँ से C295 है जो एरोप्लेन है वो बनेंगे। पहले हम वो बाहर से खरीदते थे, अब वो देश में बनेंगे, सस्ते बनेंगे। जब सस्ते बनेंगे तो उनको बाहर भी बेचेंगे। बाकी मिसाइल भी अभी डिफेंस के कॉरिडोर के नाम पर जो मैन्युफैक्चरिंग देश में हो रही है, वो यहाँ पर रोजगार भी मिल रहा है और हमारा एक्सपोर्ट भी बढ़ रहा है। हथियार तो पूरी दुनिया खरीद रही है। अगर सस्ते हथियार कहीं से मिलेंगे किसी भी देश को, तो वो क्यों अमेरिका से या रशिया से या बाकी ऐसे देश से खरीदेंगे? नेचुरली वो चाहेंगे कि भाई ऐसे देश से खरीदा जाए जहाँ से उनको वो थोड़ा सस्ता मिले। तो इसलिए अपॉर्चुनिटी है मैन्युफैक्चरिंग का। और जो हमारे मित्र कह रहे थे कामधेनु की कुछ फैक्ट्रियां वहां चली गई, ऐसी हो सकता है कि वो फैक्ट्री गई हो जो इन्वायरमेंट के साथ जो है वो कंप्रोमाइज करती हो या और रोजगार उत्पन्न ना करती हो। तो ऐसी इंडस्ट्री को हो सकता है कि सरकार ने जो है परमिशन देश में न दी हो, तो वैसी फैक्ट्रियां यहाँ आनी भी नहीं चाहिए कि रोजगार ही उत्पन्न नहीं करे और इन्वायरमेंट को भी नुकसान पहुंचाए। तो ऐसी बांग्लादेश में कहीं भी जाए, हमें उससे कोई आपत्ति नहीं है। तो यहाँ पर जो भी इंडस्ट्री आ रही है, जो फैक्ट्री आती है, सरकार का सोचना है कि वो यहाँ पर रोजगार दे, और रोजगार जब देगा तो अर्थव्यवस्था में भी उसका जो है कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा। लेकिन जो बाइडेन की और चीन की मुलाकात होने जा रही है, देखिए वो बातचीत वहाँ सभी की होगी। बातचीत भारत, तो बातचीत अगर बाइडेन चीन के बीच में, शी जिनपिंग के बीच में होती है, तो क्या हम ये भी संभावना जताएं कि मोदी जी और शी जिनपिंग के बीच बातचीत हो सकती है? अभी तक जो शेड्यूल्ड है वो 10 देशों के हेड के साथ प्रधानमंत्री बात करने वाले हैं। अगर बातचीत प्रधानमंत्री की होती है तो ठीक है, लेकिन बाकी निचले स्तर पर भी बातचीत जो है जारी रहती है, और बातचीत जो है वो डिस्कशन और डेलिब्रेशन वो चलते रहना चाहिए, क्योंकि कहीं भी किसी देश के साथ हमने डायलॉग को जो है बंद नहीं किया। अगर डायलॉग खत्म हो जाता है तो वो युद्ध की ओर चली जाती चीजें, इसलिए डायलॉग चलता रहना चाहिए। कभी भी किसी भी देश के साथ संबंध जो है सुधर भी सकते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई एक समय पर एक राय जो वहाँ का राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, उसके कारण अगर कुछ समस्या रही
तो सत्ता परिवर्तन होने के कारण बाद में वो परिस्थितियां चेंज होती हैं, उनकी जो पॉलिसी वो चेंज होती है, तो इसलिए डायलॉग जो है वो कंटिन्यू रहना चाहिए। और एक तिकड़ी की बहुत मतलब चर्चा हो रही है कि भारत, इंडोनेशिया और ब्राजील की। भाई इंडोनेशिया में अभी ये हो रहा है, अगला जो है वो भारत मेजबानी करेगा और भारत से ब्राजील लेगा। तो जो विकासशील देश है, इसकी मेजबानी उनको मिल रही है, तो नेचुरली उसकी चर्चा होगी। ठीक है, चंद्र जी आवाज आ रही? चंद्र जी आप तक? हाँ, आवाज आ रही है। देखिए, अभी आपने जो बात ट्रोइका को लेकर किया, जिसमें इंडोनेशिया, भारत और ब्राजील जो है, सिर्फ समूह को ये संदर्भित करता है। और नहीं, मैं सिर्फ सवाल मैं ये चाहता हूं पूछना आपसे कि 3 लोगों ने अपने अपने मत यहां पर रखे। पूर्व राजनयिक के तौर पर जितेंद्र जी ने अपनी बात रखी, अश्विनी राणा जी, 3 लोग फेवर में, उन्होंने कहा बहुत कुछ बदल गया है भारत के लिए। तो आपको क्यों लग रहा कि कहीं अभी भी काफी कुछ कमी बाकी है, इस पर और हल कर लिया जाता तो ऐसा हो जाता? देखने के नजरिए हैं, 2004 से लेकर 2014 के बीच में भारत में लोगों का आय तेजी से बढ़ा, मिडिल क्लास और ऊपर गई और लगभग 15 करोड़ लोगों ने बीपीएल श्रेणी से ऊपर लेकर आए हमने। तो लोगों के जब इनकम बढ़े, भारतीयों के परचेजिंग पावर में विकास तेजी से हुआ, तो विश्व का नजरिया भारत को लेकर बदला। हो सकता है उसको वो अब दिखाई दे रहा हो, जितेंद्र जी उसकी पिछली सरकार की उपलब्धियों को नहीं देख पा रहे हो। भारत अमेरिका के बीच जो परमाणु करार हुआ, उसका भी भारत की अर्थव्यवस्था में बहुत मेजर रोल रहा डेवलपमेंट में। अभी वर्तमान जो सरकार है, मैंने आपसे क्या कहा कि अमेरिका और पाकिस्तान के बीच संबंध बहुत बेहतर नहीं है। एक लाइन मुझे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की याद आ रही है, वो बहुत मतलब बढ़िया लाइन मुझे लगी। अब आपको मुझे नहीं पता कैसे, उन्होंने कहा पहले हम कबूतर उड़ाते थे, आज हम शेर की तरह दहाड़ लगा रहे हैं। नहीं, ये इस बात से भी मैं सहमत नहीं हूँ। हाँ। शेर भी कुछ भी हो, एक जानवर ही है, और कबूतर जो है वो एक शांति का प्रतीक है। शेर जंगल में शांति नहीं ला सकता, लेकिन कबूतर शांति ला सकता है, और कबूतर उड़ाना ही भारतीय संस्कृति और परंपरा का जो है प्रतीक है। भगवान राम जी की पत्नी को रावण लेकर चला गया था, फिर भी वो शांति दूत भेजे और कहे मुझे मेरी पत्नी दे दो, मैं युद्ध नहीं करना चाहता, मैं चला जाऊंगा। वो चाहते तो पहले ही बार में शेर की तरह धावा बोल सकते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने कबूतर। मुझे लगता है आपने गलत नजर, देखिए ये किसी भी सब्जेक्ट को देखने का, चंद्र जी विकास रखते हैं। और चंद्र जी, यदि प्रधानमंत्री जी शेर होते तो वो पूर्वी लद्दाख में भारत और चीन के बीच जो सीमा विवाद है, चीन भारत की सीमा पर कब्जा नहीं किया होता। और मुझे मालूम है जब हमारी फौजें देखिए नजरिए का फर्क है। बाद भी चंद्र जी, चीन शब्द प्रधानमंत्री के मुंह से नहीं निकला था, चीन शब्द बोलने की हिम्मत प्रधानमंत्री नहीं जुटा पाए थे। चंद्र जी, हमारे रक्षा मंत्री एक मिनट, चंद्र जी सुन लीजिए, चंद्र जी सिर्फ नजरिए का फर्क है। मैंने इसको सिर्फ इस एंगल से लिया कि पहले भारत जो था शांति दूत हुआ करता था। आज भारत ने कहा है कि अगर आप अटैक करोगे या बदतमीजी से बात करोगे या आंखें दिखाओगे तो भारत भी जवाब देने के लिए सक्षम है, यानी सशक्त हुआ भारत। अब ये आपका नजरिया, आपने किस नजरिए से लिया है? मैं तो चाह रहा हूँ चीन को जवाब दे। चीन हमारी सीमा में घुसा जा रहा है और भारत चीन से व्यापार बढ़ाता जा रहा है, और व्यापार में भी चीन से आयात बढ़ रहा है, निर्यात नहीं बढ़ रहा। ये बताने, ये ठीक है, चलते चलते हम जितेंद्र जी से समय खत्म है, एक मिनट थोड़ा, ठीक है अश्विनी जी, हम चलते चलते आपसे लेना चाहेंगे। जितेंद्र जी का फोन कट गया। सबसे बड़ा जो हमारा फायदा होगा वो क्या होगा, जो जिसमें सबसे बड़ी उम्मीद की किरण ना सिर्फ हमें नजर आ रही है बल्कि हमारे जो सहयोगी देश है, हमारे जो मित्र देश है, उनको भी नजर आ रही है भारत से? देखिए, किसी भी देश, अश्विनी राणा जी से सवाल, अश्विनी राणा जी से। अच्छा जी, ठीक जी। हमें जो है, हमें जैसे पहले बात हुई कि जो हम मैन्युफैक्चरिंग करेंगे तो हमें जो अपना माल खपाने के लिए भी वहाँ पर जो है वो एक मार्केट मिलेगी। और बहुत सारी ऐसी चीजें जो दूसरे देशों से हम लेते हैं तो उसके कारण भी, या जो हमारे स्टूडेंट्स हैं बाहर जाते हैं, तो ये जो आपस का म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग जो देशों में बात होती है, उसके लिए एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जिसपे कि हम अपनी बात अच्छी तरह से रखकर और अपनी बात को मनवा सकते हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो भारत
के लिए नए रास्ते खुल सकते हैं, मित्र देशों के लिए भी नए रास्ते खुल सकते हैं, और ये एक ऐसा सुनहरा मौका है भारत के सामने जहां दुनिया भारत के विजन को देखेगी। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।